15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई, प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल, अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे। सेफेलोकॉर्डल सजेस्ट दैट डेवलपमेंट इज डैश, मस्तकोदमुखी सिद्धांत क्या बताता है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड, केंद्र से बाहर की ओर जाता है। भाई वो तो प्रॉक्सिमोडिस्टल है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये दायरा, समीप से बाहर की ओर, सीमाओं की ओर, तो ये तो गलत हो गया, ये तो प्रॉक्सिमोडिस्टल है। हेड टू टो, बिल्कुल टो टू हेड नहीं हो सकता, हेड टू टो या लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है ना। अगर पूछ ले ड्यूरिंग एक्सिस यानी सॉरी ऑन एक्सिस कौन सा विकास होगा, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल। एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सब आपने पढ़ा होगा, चलिए छोड़िए, उस पर नहीं जाते हैं। अकर्स एट सेम रेट, पूरी दुनिया में सेम दर पे नहीं हो सकता विकास, दो सेम एज के बच्चों में भी स्पीड डिफरेंट रहती है विकास की, कोई जल्दी बोलना सीख लेगा, किसी को समय लगता है। नेचर एंड नर्चर की बात यहाँ पे सच नहीं हो रही है। सेफेलोकॉर्डल का मतलब ये हेड टू टो, सर से पैर की ओर विकास की दिशा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडेटरी फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट, यानी आनुवांशिकता का कारक। आपको पता है डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का। ऐसा नहीं है कि 50% हेरिडिटी और 50% एनवायरमेंट है, बट वुडवर्ड कहते हैं दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, इक्वली महत्वपूर्ण हैं। यानी कि जो आपकी हेरिडिटी, आपके जीन्स हैं, डीएनए में आपके जो कोडिंग हुई है, जो जेनेटिक मेकअप आपका बना है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो कैरी करते हैं आपके जीन्स को। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है ना। क्रोमोसोम्स के द्वारा आपकी हेरिडिटी या जेनेटिक मेकअप, जीन्स जो है कैरी होते हैं गुणसूत्रों के माध्यम से। वो जो 23 जोड़े होते हैं ना गुणसूत्रों के, याद होगा शाम वाली क्लास में डिस्कस कर रहे थे, देखिएगा। खैर, तो वंशानुगत कारक पहचानना है आपको। हेरिडिटी है या तो आप कुछ भी नहीं है, जो भी आपका डेवलपमेंट है या तो वो हेरिडिटी से आया या एनवायरमेंट से, या दोनों के मिलने से, प्रोडक्ट से, और हम कुछ भी नहीं है। तो हेरिडिटी यानी आपके जेनेटिक मेकअप और एनवायरमेंट यानी आपके वातावरण। हेरिडिटी वाला फैक्टर समझाओ। सोशल पॉलिसीज, सामाजिक नीतियां, जो समाज में नीतियां बन रही हैं, पॉलिसी चेंज हो रही है, नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई फॉर दैट मैटर, या समाज की कोई और पॉलिसी है, तो ये एनवायरमेंट का हिस्सा है, ना कि आपकी जेनेटिक्स का। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एनवायरमेंट का हिस्सा है, आपके जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं। बायोलॉजिकल मैचुरेशन जो है वो एनवायरमेंट का हिस्सा नहीं है, वो हेरिडिटी, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। पहले ही दिन जो आपको डेमो क्लास भी मिली थी यूट्यूब पे भी, और जो लोग बैचेस में भी हैं, जैविक परिपक्वता किसका हिस्सा है, इट इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी आपकी आनुवांशिकता से डिसाइड होती है आपकी मेच्योरिटी। मेच्योरिटी क्या होती है, स्पेशली यहाँ तो लिखा हुआ है, इन्होंने सिंपल मेच्योरिटी भी लिखा होता तब भी जवाब यही होता, लेकिन बायोलॉजिकल मेच्योरिटी लिख दिया, यानी आपकी बायोलॉजी, आपका अकल वाली जो दाढ़ है जिसको हम कहते हैं विजडम टूथ, वो कब आएगा, ये आपकी हेरिडिटी डिसाइड करती है। आपके दांत किस उम्र में निकलेंगे, आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी, या आपकी प्यूबर्टी कब हिट करेगी आपको, वो समय के साथ अनफोल्ड होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को हेरिडिटी से जोड़ करके हम मैचुरेशन कहते हैं। कल्चरल प्रैक्टिस यानी सांस्कृतिक प्रथाएं, कौन से तीज त्योहार चल रहे हैं, वो सब एनवायरमेंट का हिस्सा है। तो अगर एनवायरमेंट पूछ लेता हमसे तो हम बाकी के 3 टिक कर लेते, अगर हेरिडिटी पूछा है तो ओनली सी। ऐसे भी ऑप्शन आपको यहाँ कॉम्प्लेक्स बना करके दे सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, फटाफट से जवाब दीजिएगा। देखिएगा, बच्चों का विकास डैश से डैश की ओर होता है। एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट, हमेशा कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट जाता है। प्याजे की भी स्टेज जो है, पहले कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आती है 7 से 11, बाद में एब्स्ट्रैक्ट आता है फॉर्मल ऑपरेशनल में 11 से 14, 11 अबव। तो पहले अमूर्त नहीं आ सकता, पहले कॉन्क्रीट आएगा। कॉन्क्रीट मतलब जिसको टच और फील किया जा सके। आप पेन के बारे में सोचना तब सीखेंगे जब पहले आपको पता हो, आपने कभी टच फील करके देखा हो पेन, ठीक है ना। तो ये कॉन्क्रीट ठोस या मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है, ना कि अमूर्त से मूर्त की ओर, उल्टा नहीं होता ये, ठीक है ना। ये गड़बड़ हो गया, ये गलत हो गया ऑप्शन। जनरल टू स्पेसिफिक, ये बात एकदम सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है विकास, या ग्रॉस टू फाइन जाता है स्थूल गतिक से सूक्ष्म गतिक की ओर। कि पहले बच्चा किसी बर्तन को पकड़ना सीखता है, ये आपने क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, तो वो पहले पूरे हाथों से पकड़ करके बॉटल ऐसे लाते हैं छोटे बच्चे, आप मंगाओगे कभी तो, बाद में वो सिर्फ सिंपल 2 उंगलियों का प्रयोग करेंगे, ऐसे ले आएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि पहले बड़ी मसल्स का प्रयोग, ग्रॉस टू फाइन जा रहा है, या जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य गतिविधियां, रो रहे हैं तो पूरे शरीर का इस्तेमाल करके रो रहे हैं, बाद में सिर्फ 2 आंसू पोंछ लेते हैं 2 उंगलियों से, स्पेसिफिक हो गया, विशिष्ट हो गया। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है विकास की दिशा, या ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स की तरफ जाती है। टो टू हेड कुछ नहीं होता, हेड टू टो होता है। एक्सट्रीमिटीज से सेंटर नहीं, सेंटर से एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज होती हैं आपकी बॉडी का अंत, सीमाएं, तो सेंटर टू पेरिफेरी, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये उल्टा नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, आपका फेवरेट सवाल असर्शन और रीजनिंग वाले। खूब सवाल पूछे जा रहे हैं इस बार, 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम पूछे जा रहे हैं पिछले 3 बार से, जब 2 बार के ऑनलाइन पेपर में और तीसरी बार के ऑफलाइन पेपर में ये असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन भर भर के हैं। असर्शन क्या है, चिल्ड्रन फ्रॉम हाई इनकम फैमिलीज स्पेंड देयर डे वेरी डिफरेंटली देन चिल्ड्रन फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज। यानी उच्च आय वाले परिवार, यानी जिनके घर में माँ बाप ज्यादा पैसा कमाते हैं, जिनके घर में जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उनका ज्यादा है,
इनकम ज़्यादा है, आय ज़्यादा है जिन परिवारों में, उनके बच्चे डिफरेंट तरीके से दिन उनका गुजरता है। कैसे? कोई कह रहा है मैं तो आज भी चिल्ला चिल्ला के रोती हूँ, तो आपका वो जनरल टू स्पेसिफिक नहीं जा पाया, जनरल पे ही रह गया। खैर छोड़िए। तो अगर हम बात करें तो एक अमीर परिवार का बच्चा, हम देखते हैं उसके पिताजी सुबह उसे स्कूल छोड़ के आ रहे हैं, या फिर अगर बड़ा हो गया तो कई बार तो वैसे ही चले जाते हैं अपनी ही गाड़ियों से, या ड्राइवर छोड़ के आ रहा है स्कूल, फिर वहां से आते ही जो है स्विमिंग क्लास के लिए जा रहे हैं, फिर डांस क्लास के लिए जा रहे हैं, फिर जो घर में नैनी है या वॉट एवर वो लोग उनको खाना वाना दे ले रहे हैं। वो याद कर लो आप, कभी खुशी कभी गम में वो मोटू नहीं था, रोहन, जो क्या नाम, ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर था, अब वो अमीर परिवार का बच्चा है, उसका दिन देखो, कभी बोर्डिंग स्कूल भेज दिया तो भेज दिया, नहीं तो है ना दाई माँ है, फलाना ढिमकाना, पूरे टेंट्रम्स हैं। ये हुआ अमीर परिवार के बच्चे का दिन। वहीं एक लो इनकम फैमिली का जो बच्चा है उसका दिन बिल्कुल डिफरेंट होगा। हो सकता है वो सुबह घर में झाड़ू लगा के जाता हो, है ना, क्या अपनी याद आ रही है? हाँ, वो सुबह घर में झाड़ू लगा के जाता हो या जाती हो, है ना, आज भी यही हाल है, ठीक है। और मुझे हंसी आ रही है, छोड़ो। तो वो सुबह घर में झाड़ू लगाता हो, बर्तन साफ करता हो, या करती हो, लड़कियों के केस में तो स्पेशली, या लड़का है तो वो बेचारा कुछ दूध लेके आता हो, मतलब समाज के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, नहीं तो दोनों को कोई भी काम दिया जा सकता है, ऐसा सब कुछ होगा। फिर आके भी काम करना है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो जो लो इनकम ग्रुप की फैमिली का बच्चा है और जो हाई इनकम ग्रुप की फैमिली का बच्चा है, दोनों का दिन जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से स्पेंड होता है ना। और छुट्टियों में घूमने जाना हो तो जो अमीर परिवार का बच्चा है वो जा रहा है कहाँ, अमेरिका, यूरोप में, स्विट्जरलैंड चला गया, कहीं और चला गया, और गरीब परिवार के बच्चे नानी के घर, है ना। मैं मजाक में कहती थी कॉलेज टाइम पे, यार पता नहीं कुछ तो कोई तो बोल रहा था कि मैं सिंगापुर घूम के आए, मैंने कहा हम तो सीमापुरी चले जाते हैं तो या सीलमपुर चले जाते हैं तो मजाक कर खैर इतनी गरीब वाली स्थिति नहीं थी, बट आप समझ रहे हैं भावनाएं कि मतलब जो स्ट्रेटा है, लेकिन इतनी भी अमीर नहीं थी भाई, जहां का टिकट कराया गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाओगे, तो घूम के आए नानी के यहाँ, है ना। देखो तो ये क्या हुआ, बिल्कुल अलग, जबकि एज सेम है। मेरी क्लास में पढ़ने वाली मान लीजिए कोई, या एक बच्चा है जो 10 साल का बच्चा है, अमीर परिवार का भी और गरीब का भी। अब इस 10 साल के बच्चे का बचपन बिल्कुल अलग है इस 10 साल के बच्चे से। वो लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल गलत करेंगे। एक 2018 में या 19 में कोई तो क्वेश्चन आया था कि इस चाइल्डहुड कैसा कॉन्सेप्ट है, मैंने कुछ दिन पहले भी कराया था, तो वो यूनिवर्सल नहीं है चाइल्डहुड कॉन्सेप्ट, स्टेजेस यूनिवर्सल हैं। कि एडोलेसेंट कहेंगे, किशोरावस्था का व्यक्ति कहेंगे 12 से 18 वर्ष वाले व्यक्ति को, लेकिन उस एडोलेसेंट का एक गरीब घर के बच्चे का जो बचपन है, उसके बचपन में हो सकता है वो पता नहीं कितनी जिम्मेदारियां ले रहा था, और एक अलग कोई परिवार में बच्चा है, उसका जीवन एकदम डिफरेंट हो सकता है। तो बचपन सबके लिए सेम नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे चाइल्डहुड क्या है, एक सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट है, समाज के द्वारा निर्मित है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग मानते हैं कि एक सोशियो कल्चरल धारणा है, ठीक है ना, एज से नहीं डिसाइड होता। ये थोड़ा सा दुखी भी करती है ये चीज। चाइल्डहुड इज नॉट यूनिवर्सल एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ चाइल्डहुड्स। बहुत लोगों के अलग अलग बचपन होते हैं सेम एज में। इसका सिंपल मतलब ये है, दोनों बातें यहां पे सही हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कि भाई इनकम ग्रुप यानी चाइल्डहुड कोई यूनिवर्सल नहीं है कि 10 साल का बच्चा है तो सब 10 साल के बच्चे खेल ही रहे होंगे, कुछ जिम्मेदारियां भी उठाते पाए जाएंगे, है ना। दुखद है हालांकि वो आपने सुना होगा शायद कि खेलने की उम्र में, खिलौनों से खेलने की उम्र में खिलौने बेच रहा होता है बच्चा, इस तरह की चीजें। खैर चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भैया, देखिए एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं लगा रहने दो पोल, एक चीज नहीं लगा रहने दो, एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, स्टेजेस जो हैं डेवलपमेंट की, मजाक से हटके, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दे आर यूनिवर्सल इन नेचर, यानी पूरी दुनिया में इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष की होगी। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल हैं। इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके सार्वभौमिक हैं, जो बेहतर टीचर और खतरनाक टीचर में अंतर कर देते हैं। सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है। और अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड या डेवलपमेंट यूनिवर्सल है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड की स्टेज तो आपको पता है कि 2 से 12 वर्ष का बच्चा अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड दोनों को मिला दें तो चाइल्डहुड स्टेज दुनिया भर में यूनिवर्सल है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड डिफरेंट है, ये यूनिवर्सल नहीं है, अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है। यहाँ चाइल्डहुड लिख लेना डेवलपमेंट की जगह, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है एज सेम होने के बावजूद। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 क्या कहता है, अ चाइल्ड लर्न्स टू ग्रैस्प लार्ज थिंग्स सच एज अ बॉल with hands before learning to pick up a pea using pincer grasp,
विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट? ये आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। एक बच्चा पिंसर ग्रिप का उपयोग करके, पिंसर ग्रिप होती है बेसिकली 1 साल के आसपास का टाइम लग जाता है बच्चे को, 1 साल तक आते आते वो पिंसर ग्रिप बनाने लगता है। एक होता है नॉर्मल पाम ग्रिप, क्या हथेली से पकड़ना। पिंसर ग्रिप होता है जब आप अंगूठे और उंगलियों का इस्तेमाल करके किसी चीज को उठाने लगते हैं, उसमें 1 साल का समय लग जाता है, जबकि जो पाम ग्रिप है वो लगभग 6 महीने के आसपास बच्चे में आ जाती है। ठीक है ना, कि वो बॉटल पकड़ने लग जाता है अपना और वो सब। तो एक बच्चा पिंसर ग्रिप का उपयोग करके यानी अंगूठे और उंगली का प्रयोग करके मटर उठाना सीखने से पहले बड़ी चीजें जैसे गेंद को हाथों से पकड़ना सीख लेता है। यानी ग्रॉस टू फाइन, नियर टू फार, सेफेलोकॉडल, है ना, या प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या कहना चाहोगे? उल्टा बोल दिया था मैंने, हेड टू टो होता है सेफेलोकॉडल, तो ये तो नहीं होगा। मैं तो आपको टेस्ट कर रही थी, यू नो, डेली का जो वो क्या हमारा इक्विलिब्रेशन का यहाँ कोई यूज नहीं है, पियाजे की थियरी में आता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल है सिंपल, या ग्रॉस टू फाइन, जीएफ जिसको आप लिख सकते हो, ग्रॉस टू फाइन, या जनरल टू स्पेसिफिक भी कह सकते हो उसको, सामान्य से विशिष्ट भी कह सकते हो, समीपस्थ दूरस्थ विकास भी कह सकते हो, नियर टू फार, सेंटर टू पेरीफेरी, नियर टू फार, सेंटर टू पेरीफेरी, है ना। कंजर्वेशन का यहाँ कोई यूज नहीं है, यानी पहले बच्चा सामान्य गतिविधियां करना या बड़ी मसल्स का प्रयोग, बॉटल उठाना जिसमें पूरे हाथों का प्रयोग है, बॉल उठाना जिसमें पूरे हाथों का प्रयोग है, और बाद में उंगलियों का, तो हाथों से उंगलियों पे जा रहे हैं, यानी सेंटर टू पेरिफेरी जा रहे हैं, या ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भाई, फटाफट से देखिए। सिटी चिल्ड्रंस वे ऑफ ड्रेस, स्पीच, मैनर एटसेट्रा आर इमिटेटेड बाय विलेजर्स। द लॉ ऑफ इमिटेशन इन्वॉल्व हियर इज। शहरी बच्चों के पहनावे, बोलचाल, व्यवहार आदि की नकल ग्रामीण बच्चे करते हैं, यह अनुकरण का नियम शामिल है। यानी अनुकरण कैसे होता है, क्या वे फॉलो करता है अनुकरण या इमिटेशन या नकल, जिसको हम आसान शब्दों में कह देते हैं। बताइएगा एक बार। फ्रॉम हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल। इंटरनल टू एक्सटर्नल क्या, आंतरिक से बाहर, ये तो बनता नहीं है, यहाँ पे कोई शरीर की बात तो हो नहीं रही है, या कोई जगह की बात भी इन्होंने ऐसी की नहीं है कि गांव जो है वो इंटरनल में ही होंगे और शहर एक्सटर्नल ही होंगे, तो ये तो बनता नहीं है। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये क्वेश्चन देख के मुझे भी लगा था थोड़ा सा, बट आंसर की फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन हमें पता है कि एक ही जवाब सही हो सकता है, कि फ्रॉम हायर टू लोअर। अब मुझे ये नहीं समझ आया कि ये मतलब हम गाँव को कम थोड़ी मान लेंगे कि भाई गांव जो है वो लोअर हो गया, जो कपड़े वहां पहने जा रहे हैं, जो ड्रेसेस वहां पहनी जा रही हैं, जो पहनावा, खाना, रहने का तरीका वहां है वो गड़बड़ है और शहर में बेहतर है। बट अगर हम इसको शायद दूसरे तरीके से देखें कि इनकम ग्रुप या जो बदलाव दुनिया में जितने भी हो रहे हैं वो शहरों में पहले आते हैं और बाद में गांव में जा पा रहे हैं, तो उस सेंस में हम कह सकते हैं इसको कि उच्च से निम्न की ओर। या अगर हम देखें डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें, तो जैसे जैसे हम डेवलप्ड से डेवलपिंग वाले, अगर हम देखें इंडिया में, तो हम वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत लोग फॉलो करते हैं, भाई अमेरिकन कल्चर है ये चीज, तो इस तरह के कपड़े, इस तरह की चीजें, क्यों? क्योंकि हमें लगता है वो हमसे ज्यादा डेवलप्ड है। अब जो भी यहाँ पे सेंस है ना, अब इसको सही और गलत में नहीं बांधेंगे, बट यहाँ पे सिंपल आंसर यही बनता है, लोअर टू हायर नहीं कह सकते, क्योंकि इनकम ग्रुप से लेकर के और डेवलपमेंट सारी चीजें पहले शहर में आ रही हैं, बाद में गाँव में जा रही हैं, अगर उस सेंस में देखा जाए तो स्पीच, मैनर एटसेट्रा आर इमिटेटेड बाय विलेजर्स। हायर टू लोअर यहाँ पे हमें कहना पड़ेगा, बट ये मुझे सुनने में अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं खुद गांव में इतने साल रही हूँ। खैर क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, तो ये इमोशंस से हट के यहाँ पे डिफरेंटली बात को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। द फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर सेलेक्ट्स द टॉल कैंडिडेट्स फॉर अ बास्केटबॉल टीम। द टॉलनेस ऑफ ऑल प्लेयर्स इज ड्यू टू देयर। शारीरिक शिक्षा के एक प्रशिक्षक हैं, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, जो टीम के लिए, एक बास्केटबॉल टीम के लिए, बास्केटबॉल में थोड़ी हाइट ज्यादा हो तो बेनिफिट रहता है ना, तो वो लंबे विद्यार्थियों को या लंबे उम्मीदवारों को चुन रहे हैं जिनकी हाइट ज्यादा है क्लास में या स्कूल में, उन बच्चों को ले रहे हैं। अब जिन बच्चों की हाइट ज्यादा है, जो टॉलनेस है इन प्लेयर्स की, वो किस वजह से है? हाइट का ज्यादा होना किसकी तरफ संकेत करेगा, संकेत देगा? एनवायरमेंट की तरफ, हेरिडिटी की तरफ, मैचुरेशन या ट्रेनिंग की तरफ? अब इसमें अलग अलग जवाब आप लोग दे रहे हैं, 1 मिनट लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया यार, आप लोग इतनी रात को इतनी संख्या में जुड़े हुए हैं, लाइक शेयर आप इतने करो, इतने में पानी पीती हूँ। देखिएगा, अगर हम बात करें 77% लोगों की, तो वो हेरिडिटी कह रहे हैं, जो कि बात सही भी है ना। अब आप कहेंगे मैचुरेशन क्यों नहीं हो सकता जी? देखिए, शारीरिक जो आपकी हाइट है, लंबाई, आज हम हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट वाले चैप्टर में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी, जो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो, नहीं तो आज ही हम बैच में डिस्कस कर रहे थे। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की जब हम बात करते हैं,
तो हेरिडिटी आपकी हाइट के लिए, आपके बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, आपके आंखों के रंग के लिए, आपके बालों के रंग के लिए, आपकी इंटेलिजेंस बुद्धि के लिए ज्यादा जो प्रभाव होता है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिसमें हेरिडिटी ज्यादा महत्व या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें एनवायरमेंट, जैसे न्यूट्रिशन, पोषण में एनवायरमेंट का रोल ज्यादा है, ट्रेनिंग में एनवायरमेंट का रोल ज्यादा है, एजुकेशन में एनवायरमेंट का रोल ज्यादा है। वही हाइट है, इंटेलिजेंस है, बॉडी स्ट्रक्चर है, आवाज है, फेस है, या आंखों की भी संरचना, या ये सब चीजें आपकी हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होती हैं। तो आनुवांशिकता इज दी राइट रीजन। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि एनवायरमेंट का रोल नहीं है, बट इसमें ज्यादा बड़ा रोल हेरिडिटी का है हाइट में। अगर प्रॉपर एनवायरमेंट में बिल्कुल ही न्यूट्रिशन नहीं मिला, तब आप एक बार को कह सकते हो कि भाई माल न्यूट्रिशन का शिकार है बच्चा। अगर नॉर्मल न्यूट्रिशन मिला है तो इसका मतलब हेरिडिटी का रोल ज्यादा है। मैचुरेशन, देखिए मैचुरेशन ऐसा थोड़ी है, ये सारे बच्चे जिस भी एज के होंगे अपने एज के हिसाब से तो उनकी मेच्योरिटी के हिसाब से अनफोल्ड हुई होगी हाइट। तो मैचुरेशन ऑफ कोर्स हेरिडिटी का ही पार्ट है अगर देखा जाए तो, इसलिए बेटर ऑप्शन यहाँ पे हेरिडिटी हो जाता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता हेरिडिटी, तब हम मैचुरेशन के साथ जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये कहता है एन एडोलेसेंट डेवलप्स अ सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स हिज, यानी एक किशोर जो है वो अपने प्रति निष्ठा की भावना विकसित होती है। किशोर में किसके प्रति, अपने नहीं, अपनी निष्ठा जो है उसकी किसके प्रति होती है, यानी लॉयल्टी, है ना। लॉयल्टी किसके प्रति होती है, दोस्तों के प्रति ऑफ कोर्स, है ना। आपके 4 दोस्तों का अगर अच्छे दोस्त हैं, निशा जैसे, या हम लोग भी थे कॉलेज में जैसे, अब तो एज सच क्या ही दिक्कत है। तो अगर घर से फोन आया किसी भी दोस्त के और पूछा गया आपको कि क्या निशा आपके साथ है, खैर निशा तो बहुत बाद में मिली है, जब ये हरकतें पहले होते थे। मेरी एक फ्रेंड है प्राची, तो कि क्या प्राची आपके साथ है, जी बिल्कुल आंटी अभी वॉशरूम गई है, बस हो सकता है साथ ना भी हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, दिल पे मत लेना, ठीक है। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, क्योंकि लॉयल हैं आप। आपके खुद के माँ बाप कहें आपका दोस्त अच्छा नहीं है, आप कहेंगे कैसी बात करते हो यार, आप मेरे माँ बाप ही नहीं हो आज से, मतलब ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बट करियर विल ऐप डाउनलोड करके रिया, है ना। तो क्या है, आपकी लॉयल्टी जो है वो आपके दोस्तों के साथ है, आपके साथियों के साथ है, कि मम्मी मेरे दोस्त को कुछ मत बोल देना, है ना, दोस्त की बुराई सही नहीं जाएगी, ठीक है ना। आप पिटाई खा लेंगे अपने दोस्तों के लिए, आप डांट खा लेंगे घर में अपने दोस्तों के चक्कर में, क्योंकि आपकी लॉयल्टी है उनके प्रति। अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, हाँ समझ गए मैम, बहुत बढ़िया। देखिएगा, तो पियर्स, ये कई बार जो है हमें भी जब डांट पड़ती थी घर में, मुझे और दीदी को, जब हम छोटे थे, तो मम्मी यही कहती थी, कह रहे रहने दे, तू तो बोल ही मत, मेरे केस में कह रहे तू तो इसी की वकील है ना। तो वो लॉयल्टी होती है अपने दोस्तों के प्रति, या अगर दोस्त जैसे भाई बहन है तो उनके प्रति। तो पियर्स यानी साथी। चलिए खैर, इनके प्रति लॉयल्टी सबसे ज्यादा होगी, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, टीचर्स, इन सबसे ज्यादा। अगर इन केस ऑफ सिबलिंग्स हो सकती है यदि आपकी सेम एज ग्रुप के और दोस्ती अगर हो गई है भाई बहन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, एडोलेसेंट्स विद अ हिस्ट्री ऑफ डेलिक्वेंसी एंड प्रॉब्लम बिहेवियर इज अ साइन ऑफ, अपराध और समस्याग्रस्त व्यवहार के इतिहास वाले किशोरों का संकेत है। यानी अगर किसी एक एडोलेसेंट का, 12 से 18 वर्ष के व्यक्ति का जो व्यवहार है वो प्रॉब्लमेटिक रहा है, बहुत ज्यादा रोज स्कूल से शिकायतें आती रही हैं, या किसी को मार दिया, पीट दिया, आपराधिक प्रवृत्ति, चोरी करने की प्रवृत्ति, या इस तरह की जो भी आपराधिक कृत्य होते हैं उनमें अगर वो संलग्न रहा है किसी भी रूप में, ऐसी कोई हिस्ट्री है एक व्यक्ति की कि उसने ऐसा किया है एडोलेसेंस में, उसका एडोलेसेंस बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, लोगों का होता भी नहीं आसान, लेकिन एक्सट्रीम में चला गया वो, तो ये किसका साइन है, आइडेंटिटी कंफ्यूजन का। देखिए कंफ्यूजन होती है कि यार मैं हूं कौन, मैं क्या करूंगा जीवन में। इसका मतलब ये नहीं आप बाकी लोगों को जाकर के आप जुवेनाइल ऐसे हरकतों में इन्वॉल्व हो जाएंगे जहां पे जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं, नहीं, या प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, ड्रग्स, स्मोकिंग, या कुछ भी इस तरह की चीजें जो आपको मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं आपके लिए, और उस एज में तो लीगल भी नहीं है अगर 12 से 18 की बात करें तो। आइडेंटिटी स्टेटस, पहचान की स्थिति नहीं है, होता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्राइसिस, पहचान का संकट, इससे बेटर ऑप्शन, ये पहचान का संकट में ही आ जाता, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन हमें दिया हुआ है नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी, यानी नकारात्मक आत्म पहचान। यानी खुद को लेकर के वो पॉजिटिवली नहीं देख पाते, उनकी जो आइडेंटिटी है वो पॉजिटिव नहीं है उनकी ही नजर में, कि मैं सही व्यक्ति हूं या नहीं हूं, है ना। अभी मैं कल परसों मूवी देख रही थी, पता नहीं कौन सी मूवी थी, हम तुम, जब हम बहुत छोटे थे, सैफ अली खान और पता नहीं कौन सी रानी मुखर्जी, हाँ, तो वो लास्ट में अपना बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं कहीं पे और कह रहे हैं यार मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं बहुत खराब इंसान हूं। मतलब वो व्यक्ति खुद को कैसे देख रहा है, नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी, कि यार मैं ठीक नहीं हूं, ठीक है ना। तो एडोलेसेंट्स विद अ हिस्ट्री ऑफ डेलिक्वेंसी एंड प्रॉब्लम बिहेवियर इज अ साइन ऑफ, किस चीज का साइन है, कि खुद की आइडेंटिटी शायद
पॉजिटिव नहीं है, या तो लोगों ने समझा नहीं है, बहुत सारे रीजंस इसके पीछे हो सकते हैं नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी के। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, या बचपन की घटना है या वो किस एनवायरमेंट में बड़े हुए हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अ स्टूडेंट इज एबल टू कोऑर्डिनेट हिज आईज एंड हैंड्स इन अ डांस परफॉर्मेंस, द डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस इज, यानी कि एक छात्र नृत्य प्रदर्शन में अपनी आंखों और हाथों का समन्वय करने में सक्षम होता है, इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार कौन सा विकास है? यानी बच्चा डांस करते हुए उसके जो हाथ हैं और आंखों का बहुत बड़ा रोल होता है ना डांस में, आपका जो एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन है, या आपके हैंड्स का जो मूवमेंट है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो ये किस डेवलपमेंट के प्रकार के अंदर आएंगे? आपके हैंड्स का मूवमेंट, आपकी आई का मूवमेंट, मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सेंसरी डेवलपमेंट। नहीं, सबसे जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे, ऐसा नहीं बाकी के डेवलपमेंट इसमें रोल प्ले नहीं कर सकते, बट आप पहचानना सबसे ज्यादा रोल किसका है, तो सबसे ज्यादा रोल है गतिक विकास का, क्योंकि ये मोटर डेवलपमेंट, चलना फिरना, दौड़ना, भागना, ये सब मोटर डेवलपमेंट का हिस्सा है। ग्रॉस और फाइन मोटर दोनों यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, इंटीमेट एंड क्लोज फ्रेंडशिप इज शोन इन, इसमें घनिष्ठ मित्रता को दर्शाया गया है। इंटीमेट एंड क्लोज फ्रेंडशिप, बहुत घनिष्ठ पक्के दोस्त, है ना। शोले याद कर लीजिए, वो जय वीरू, हाँ वो वाले दोस्त, ठीक है ना, वही थोड़ी देर पहले वाले दोस्त जिसमें डांट दोनों दोस्त साथ में खा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें घनिष्ठ मित्रता को दर्शाया गया है, क्या अर्ली चाइल्डहुड में? नहीं, टेम्परेरी फ्रेंडशिप्स का टाइम पीरियड है ये, अस्थायी, थोड़ी देर के लिए मिले, किसी होटल में खाना खाने गए थे, रेस्टोरेंट में, बच्चे 3 साल के, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें हम 2 से 6 काउंट कर रहे हैं, ये मंदिर में मिले, कहीं और मिल गए, थोड़ी देर के लिए बात करेंगे, प्ले वे में गए, थोड़ी देर खेले और अपना घर आ गए। इनकी ज्यादा पक्की दोस्तियां नहीं होती हैं, टेम्परेरी फ्रेंडशिप का टाइम पीरियड है। लेटर चाइल्डहुड में फॉर्म होनी शुरू होती हैं, आप ग्रुप्स में रहना शुरू करते हो, यू जस्ट स्टार्ट टू लिव इन ग्रुप्स और एसोसिएट योरसेल्फ टू अ ग्रुप। लेकिन अडोलसेंस वो समय है जहां यहां वाली जो फ्रेंडशिप्स हैं वो लॉन्ग टर्म में चलती हैं, स्कूल के जो दोस्त होते हैं वो लॉन्ग टर्म में चलते हैं। लेकिन ये जो क्लोज फ्रेंडशिप है वो एडोलसेंस का साइन है, यानी किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, बिल्कुल घनिष्ठ मित्रता, पियर्स का प्रभाव माँ बाप से भी ज्यादा। मिडिल चाइल्डहुड तो वही बताया आपको, लेटर चाइल्डहुड वाला ही पार्ट आ जाएगा, अब 6 से 12 के बीच में। क्वेश्चन नंबर, गैंग एज पूछता तो लेटर चाइल्डहुड हो जाता, टोली अवस्था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, और 6-8 सवाल हैं। स्टेटमेंट ए, ध्यान से पढ़िएगा इसको, और स्टेटमेंट बी, डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज इन दी ऑर्गेनिज्म, विकास जीव में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन है। यानी डेवलपमेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों हो सकता है, यानी आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर में, संरचना में परिवर्तन, वो भी विकास का हिस्सा है, जिसको वृद्धि कहते हैं। और आपका फंक्शनल चेंजेस, फंक्शनल मतलब क्वालिटेटिव चेंजेस, कि अब आपकी समझ बेहतर हो गई है, अब आपके इमोशंस पर कंट्रोल अच्छा आ गया, हर बात पे रो नहीं देते हैं, या रोते हैं तो खुल के रोते हैं, मतलब आप बेसिकली क्वालिटेटिव गुणात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, फंक्शनल चेंजेस, आपके फंक्शन करने की एबिलिटी बेहतर हो गई है पहले से। तो स्ट्रक्चरल एंड क्वालिटेटिव, स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल, ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक, या इसी को कह देते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटी क्या है? आपकी हाइट का बढ़ना, आपके वेट का बढ़ना, शेप, साइज, प्रोपोर्शन, बॉडी प्रोपोर्शन, ये सब क्वांटिटी या फिजिकल ग्रोथ का हिस्सा है, जिसको मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। वहीं क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी में सब कुछ मापना संभव नहीं है। आपकी समझ कितनी बढ़ गई है, 250 ग्राम समझ पिछले 1 हफ्ते से बढ़ गई, ये नहीं कह पाएंगे आप, है ना। तो ये क्या है? ये ट्रू है, क्योंकि दोनों ही डेवलपमेंट में दोनों आ जाते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट का ही पार्ट है ग्रोथ। तो क्वांटिटेटिव चेंज जो ग्रोथ को दर्शाते हैं वो भी डेवलपमेंट का पार्ट हो गई, और क्वालिटी तो हो ही गई। अगर सिर्फ एक लिखा हो तो आप क्वालिटी चूज करेंगे डेवलपमेंट के लिए। स्टेटमेंट बी क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स ग्रोथ, कैपेबिलिटी, मैचुरेशन एंड इंटरेक्शन विद इन एनवायरमेंट। ये बात भी सही है कि भाई क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस डेवलपमेंट है, सही बात है। मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन विकास का हिस्सा है। किसी भी जीव के विकास में वृद्धि भी होती है, उसकी क्षमता भी है, मैच्योरिटी भी है, पर्यावरण के साथ बातचीत नहीं है, यहाँ पे अंतःक्रिया होगी, ये ट्रांसलेशन की मिस्टेक है, ठीक है ना, क्योंकि मेजरली क्वेश्चन जो है इंग्लिश में फॉर्म किए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए ऑप्शन यानी स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज सब्सटेंशियल टू दी स्टेटमेंट ए, यानी ए सही और कथन बी ए के लिए पर्याप्त है। उसी क्वेश्चन को थोड़े दूसरे तरीके से पूछ लिया गया, असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन को, ठीक है जी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, स्पीड बढ़ा देते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आप गलती करेंगे ज्यादातर लोग। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन द एंड ऑफ पोस्ट चाइल्डहुड, यानी बचपन के बाद या बचपन के अंत में बच्चे के शारीरिक विकास के संबंध में गलत कथन को पहचानना है। पहला ऑप्शन है मिल्क टीथ सेट इज रिप्लेस्ड बाय परमानेंट सेट।
दूध के दांत जो हैं वो स्थायी दांतों के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, दूध के दांत चले जाते हैं और स्थायी दांत आ जाते हैं उसकी जगह पे। ये बात तो ट्रू है, सही है। हमें गलत चाहिए, इनकरेक्ट चाहिए, नॉट चाहिए। स्किल ऑफ हैंडक्राफ्ट विल डेवलप, हस्तकला, हाँ कुछ बनाना सीख जाते हैं इस उम्र में बच्चे। 12 साल की बात हो रही है ना, चाइल्डहुड तो पोस्ट चाइल्डहुड जो है, चाइल्डहुड पूरी तरह से खत्म हो गया, यानी अर्ली और लेटर दोनों, तो 12+ ईयर्स की बात हो रही है, 12+। हाइट ऑफ बॉयज इज मोर टू दैट ऑफ गर्ल्स, यानी 12 साल की उम्र में लड़कों की हाइट ज्यादा होती है लड़कियों से। मुझे क्या पता, खुद सोचो। हाइट ऑफ गर्ल्स इज मोर टू, लड़कों से पूछो, इनसे, इनका सारा ध्यान लड़कियों पर रहता है ये 12 साल की उम्र में, है ना। तो देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें, हाइट ऑफ गर्ल्स इज मोर टू दैट ऑफ बॉयज, यानी लड़कियों की लंबाई लड़कों से अधिक होती है। हाइट ऑफ गर्ल्स इज मोर टू दैट ऑफ बॉयज, ये बात ट्रू है। क्यों? क्योंकि गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज। भूल गए थे क्या भाई? लड़कियों में मेच्योरिटी, एडोलेसेंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 साल का अंतर रहता है। लड़कियों में मेच्योरिटी पहले आ जाती है और लड़कों में थोड़ा सा लेट आएगी, है ना। कुछ लोगों में आती ही नहीं, डिस्पाइट ऑफ नहीं यूज करते हैं, डिस्पाइट जेंडर, ठीक है ना। तो लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक होती है। ये कहना गलत होगा कि हाइट ऑफ बॉयज इज मोर टू दैट ऑफ गर्ल्स, क्योंकि चाइल्डहुड के अंत की बात हो रही है। यही बात अगर हम कहें अडल्टहुड में या एडोलेसेंस के अंत में, तो हो सकता है, हो ही जाएगा कि लड़कियों की एवरेज हाइट लड़कियों से ज्यादा होगी। लेकिन एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस, या जब एडोलेसेंस या प्यूबर्टी शुरू हो रही है, या फिर चाइल्डहुड खत्म हो रहा है जस्ट, तो उस समय पे लड़कियों का जो स्पीड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो ज्यादा होगी, क्योंकि गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज। लगभग 2 साल का अंतर रहता है। अगर प्यूबर्टी हिट कर रही है लड़कों को 14 साल की उम्र में, तो लड़कियों को 12 में कर जाएगी, या लड़कों को 12 साल में, तो लड़कियों को 10 में कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। द पर्सन, इवन जन्म के समय भी लड़कियां ज्यादा मेच्योर होती हैं कुछ हफ्तों से लड़कों से। The person perceives things in their real perspective then they have dash maturity. व्यक्ति चीजों को उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में यदि देख पाता है तो उनके पास डैश परिपक्वता है। बताइएगा, सोशल मेच्योरिटी है अगर सही पर्सपेक्टिव कहां बनता है? समाज में लोग बनाएंगे और लोगों के दिमाग में बनेगा। तो ये तो कहना गलत होगा। बिहेवियर में ये भी तो दिमाग से आएगा, मॉरल नहीं। क्या होगा यहां पे? क्योंकि कॉग्निटिव तो है ही नहीं तो दिमाग में बनता है ना। पर्सपेक्टिव कहां बनेगा, या अगर हम कहें परसेप्शन भी कहां क्रिएट होगा? एक जो परिप्रेक्ष्य हम बनाते हैं वो अपने ब्रेन में बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन एक ही है और ब्रेन और इमोशंस एक साथ जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है उस पे समझते हैं थोड़ा सा। द पर्सन परसीव्स थिंग्स इन देयर रियल पर्सपेक्टिव, के आप परसीव कर पाते हैं चीजों को उसके वास्तविक रूप में। कोई कह रहा है अरे बहुत ही बढ़िया है मैम, आप तो ये, आप तो वो, है ना। ये दुनिया भर की बातें, आपको कोई मक्खन लगा रहा है और आप ये रियल पर्सपेक्टिव में समझ नहीं पा रहे हैं कि सामने वाले का आपसे काम क्या है, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जिनको सच में आपसे फर्क पड़ता होगा। अदरवाइज मतलब की दुनिया कहते हैं हम, ठीक है ना। तो और शायद ज्यादातर लोग हम भी वैसे ही हैं, व्हाटएवर। तो यहां पे मतलब क्या हुआ कि आप परसीव कर रहे हैं रियल पर्सपेक्टिव में कि भाई जितना आपको मतलब फ्रॉड में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, अच्छी बातें आपसे कही जाती हैं। अब वो याद कीजिए, बहुत कॉमन फ्रॉड है एक फोन वाला, कि लोगों को फोन किया जाता है और कहा जाता है कि आपके पास एक पिन आया होगा, ये है वो है, तो बड़े वो सॉफ्टली बात करेंगे। अगर आप रियलिस्टिक वे में नहीं परसीव करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप इमोशन में बह जाएंगे, हाँ जी ठीक है मैं बता देता हूँ, या मेरी तो लॉटरी लगी, इतना पैसा आएगा मेरे अकाउंट में, ये ओटीपी बता देता हूँ या बता देती हूँ, तो इसका मतलब आप इमोशनल मैच्योरिटी अभी अचीव नहीं कर पाए। तो भावनात्मक परिपक्वता आपके अंदर है यदि आप सही वास्तविकता देख पा रहे हैं किसी चीज की, ठीक है ना। चलिएगा, खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। फिजिकल ग्रोथ इन चिल्ड्रन इज एट द मैक्सिमम रेट एट द एज ऑफ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी की सच्ची तारीफ नहीं करनी है ना, ऐसा नहीं है। सच्ची तारीफ समझ में आ जाती है एटलीस्ट उन लोगों को तो जो बहुत सारे लोगों से मिल रहे होते हैं। जैसे मुझे जनरली पता लग जाता है कि कौन सिर्फ मक्खन लगा रहा है और कौन सच में, वो आंखों में दिख जाता है इंसान के। देखिएगा एक बार, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 27 का। अच्छा सवाल है, इसमें गलतियां करेंगे आप लोग। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें, ए कह रहे हैं 37% लोग समझते हैं फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक वृद्धि इन चिल्ड्रन एट द मैक्सिमम रेट एट द एज ऑफ व्हाट। कितने वर्ष की आयु में बच्चों का शारीरिक वृद्धि अधिकतम दर पर होती है? दर यानी रेट सबसे ज्यादा है, तो रेट सबसे ज्यादा कहां होगा? या तो एडोलेसेंस में हो सकता है, या फिर आपका कहां होगा? इन्फेंसी में हो सकता है। ये शुरुआत में हमने बात की थी, इन्फेंसी में बहुत तेज होती है ग्रोथ,
2 to 6 ईयर्स अर्ली चाइल्डहुड में तो स्लो हो जाता है जन्म से 2 वर्ष के कंपैरिजन में, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ तो बिल्कुल स्टडी है, स्थिर है, रुक ही जाएगा लेटर चाइल्डहुड में तो 6 से 12 में। तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। अब या तो दोनों का ऑप्शन हो हमारे पास ए और डी बोथ, लेकिन अगर आपको एक चूज करना पड़े तो हम जाएंगे जन्म से 2 वर्ष के साथ, क्योंकि सबसे तेज जो है वो, अगर हम देखें जो अधिकतम दर है, जो रेट है, रेट नहीं समझ रहे हैं आप, जरा सा बच्चा हुआ है और 2 साल में किस रेट पे बढ़ चुका है ना, तो वो रेट सबसे तेज जन्म से 2 में है, उसके बाद हम कहेंगे कि एडोलेसेंस में। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चलेगा। तो यहां पे भी बहुत तेज होता है, एडोलेसेंट में भी ग्रोथ स्पर्ट बहुत तेज होता है, आपकी हाइट वगैरह बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन रेट जो है इसके कंपैरिजन में कम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, द वर्ड एडोलेसेंस मीन्स, किशोरावस्था का मतलब क्या है। देखिए एडोलेसेंस आया है एडोलेसियर नाम के वर्ड से, एडोलेसियर। जनरली आपकी किस्मत ही खराब हो तो इस तरह का क्वेश्चन सीटेट में पूछेगा, बट एडोलेसेंस पे क्वेश्चन आते खूब हैं, ठीक है ना। और अगर हम देखें तो एडोलेसियर का मतलब होता है टू ग्रो टू मेच्योरिटी, यानी कि आप मेच्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं, परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं। जब आप परिपक्व पूरे हो जाएंगे तो आप अडल्टहुड में चले जाएंगे, वयस्क बन जाएंगे, है ना। तो टू ग्रो टू मेच्योरिटी, टू थिंक क्रिएट डेवलप नहीं, टू ग्रो, यानी अभी आप ग्रो हो रहे हैं, शरीर से, दिमाग से, हर तरह से आपके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं एडोलेसेंस में, ठीक है ना। परिपक्वता की ओर बढ़ने को किशोरावस्था कहते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, रीमा इज अ 3-year-old गर्ल ग्रोइंग अप इन एन अर्बन लोकेलिटी, शी इज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, both her parents are busy with their respective jobs, the child is looked after by a domestic help who takes care of her well but does not talk much to her, most of the time Reema is made to sleep, which of the following factor is more responsible for Reema's impaired language development। यानी एक बच्ची है रीमा जो 3 साल की है, शहरी इलाके में पली बड़ी है, माँ बाप अपनी अपनी नौकरियों में व्यस्त रहते हैं, रीमा को समय नहीं देते हैं, उससे बातचीत करने का मौका नहीं देते हैं। एक घर में हाउस हेल्प है, यानी एक उनकी जो है मेड कहना तो आज के समय में सही नहीं होगा, बट हाउस हेल्प हैं जो उनको मदद करती हैं, नैनी है या जो भी है, केयर टेकर है बेसिकली बच्चे की, वो उसको ज़्यादा टाइम सुलाती रहती है खाना वाना दे करके, और बातचीत का मौका बच्चे को मिलता नहीं है। अब वो ठीक से बातचीत नहीं कर पाती बच्ची, इसका रीजन क्या है? हेरिडिटी है इसका रीजन। यहाँ पे ये बात तो नहीं है कि माँ बाप को कोई दिक्कत है बोलने में, है ना, तो हम तो नहीं कह सकते हेरिडिटी दिक्कत है, बट एनवायरमेंट में दिक्कत हमें नजर आ रही है, इसमें हमें एनवायरमेंट में दिक्कत नजर आ रही है। तो इसका जो मुख्य रीजन है वो एनवायरमेंट है, और लैंग्वेज डेवलपमेंट एनवायरमेंट से काफी प्रभावित होता है, याद रखिएगा, है ना। क्योंकि अगर बच्चे को आपने बोलने का, अपनी बात को कहने का, उसकी बात को सुनने का मौका ही नहीं दिया, एक्सप्रेस करने का, ना वो कार्टून देख रही है, क्योंकि लैंग्वेज हम कहां से सीखते हैं? एनवायरमेंट से सीखते हैं। तो ये जरूरी है कि उसको एनवायरमेंट नहीं मिला, इसलिए बच्चे का जो ये भाषा विकास ठीक से नहीं हो पाया, उसका रीजन यही है। एक बच्चा जो बहुत बड़ी फैमिली में रहता होगा, आप अक्सर देखेंगे वो ज्यादा अच्छे से बोल पाता है, या वो ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, सब जगह पे नहीं, अगर ठीक माहौल है तो। और अगर सिर्फ घर में 1.5 ही लोग हैं तो कंपैरेटिवली चांसेस हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, या तो उसको स्कूल में माहौल वैसा मिले। तो भाषा जो है वैक्यूम में डेवलप नहीं होती कि एक बॉक्स में बंद कर दो, भाषा के लिए एनवायरमेंट चाहिए होता है, डिस्कशन का मौका चाहिए होता है। तो यहाँ पे एनवायरमेंट का रोल ज्यादा है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट मत लगाइए, क्योंकि हेरिडिटी का यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा कि बच्ची को कोई दिक्कत है, उसके माँ बाप को कोई दिक्कत है, हेरिडिटरी कोई प्रॉब्लम है, नहीं, एनवायरमेंट का रोल इसमें ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, हेरिडिटी इज बायोलॉजिकल इन नेचर, लाइकवाइज द एनवायरमेंट इज डैश इन नेचर। यानी हेरिडिटी क्या होती है? जैविक होती है, बायोलॉजिकल होती है। तो एनवायरमेंट कैसा होगा? फिजिकल होगा, शारीरिक। कैसी बात है ये, बायोलॉजिकल से ही तो जुड़ गया शारीरिक। साइकोलॉजिकल होगा, सिर्फ मनोवैज्ञानिक होगा। फिलोसोफिकल होगा, ये सब जो है सोशियोलॉजिकल होगा। जो एनवायरमेंट है वो सामाजिक होगा, समाज शास्त्रीय होगा। अगर हेरिडिटी जो है वो बायोलॉजिकल है तो एनवायरमेंट सोशियोलॉजिकल होगा। और हेरिडिटी क्या होती है? फिक्स होती है। बायोलॉजिकल या हेरिडिटी की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हेरिडिटी इज स्टैटिक, यानी फिक्स होती है, स्थिर होती है। आप हेरिडिटी बदल नहीं सकते। आप ये कहें मेरी आंखों का रंग बदल दो, तो वो तो लेंस लग के तो बदलेगा। या आप ये कहो मेरे जो होठ हैं उनको बदल दो, तो वो तो प्लास्टिक सर्जरी से ही बदले जाएंगे, है ना, बॉलीवुड में आप देखते हैं। तो ये क्या है? स्टैटिक होती है। हेरिडिटी से जो आपको मिल गया वो मिल गया, है ना। स्टैटिक यानी फिक्स्ड होती है, स्थिर होती है हेरिडिटी, यानी आनुवंशिकता। और वही वातावरण डायनेमिक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। डायनेमिक है यानी परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। एनवायरमेंट तो कभी बदल दो, आज गांव में रहते हो, कल शहर में रह लो, इंडिया में रहते हो, अमेरिका में रह लो, अमेरिका में रहते हो, इंडिया में रह लो, है ना, चेंज कर सकते हो। तो सोशियोलॉजिकल है एनवायरमेंट, जबकि ये फिजिकल, देखिए शारीरिक लिखा हुआ है यहाँ पे। फिजिकल एनवायरमेंट होता है जो हम फिजिकल वो नहीं पढ़ते, जिसको भौतिक हम कहते हैं, पेड़ पौधे ये सब, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है उसमें सिर्फ डी ऑप्शन ही फिट बैठेगा। यहाँ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, और सोशल में वो फिलोसफिकल और वो सब आ जाएगा। हाँ, अभी 2 क्वेश्चन और हैं। क्या तुम बैठ गई थी कि बस 30 ही क्वेश्चन होंगे? नहीं, मैंने तो आज क्वेश्चन हटाए हैं, इतने सारे क्वेश्चन निकाले थे, इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं आगे जब आपको मिक्स्ड क्वेश्चन कराऊंगी वहां वो क्वेश्चन जो है लगा दूंगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे,
डर बहुत लग रहा है। कोई टेंशन नहीं यार, पढ़ते जाओ। एक तो इन्होंने ना सीटेट ने टाइम ही देना बंद कर दिया है। इवन टीचर्स के लिए भी थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि समय नहीं देते। पहले 6 महीने का समय मिलता था, एटलीस्ट 3 महीने का मिलता था, अब 2.5 महीना भी पूरा नहीं दिया। नोटिफिकेशन से अगर आप टाइम देखेंगे पेपर का, और उसमें भी बिल्कुल शादियों का पीक है, 35 लाख शादियां हो गई हैं शायद नवंबर में ना, ऐसा कुछ है, नहीं पता तुम्हें, तुम शिकार नहीं हुई ना देखिए, तो आधे लोग तो शादियों में बिजी थे पूरे नवंबर। देखिएगा, तो अगर हम देखें, अ पर्सन बिलीव्स दैट नर्चरिंग स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ हिज चाइल्ड, ही वुड नॉट अग्री विद द इंपॉर्टेंस ऑफ। एक व्यक्ति का यदि यह मानना है कि पालन पोषण उसके बच्चे के विकास पे गहरा प्रभाव डालता है, यानी पालन पोषण का प्रभाव ज्यादा है, वह इसके महत्व से सहमत नहीं। वो किसके महत्व से सहमत नहीं होगा? क्योंकि उसका सारा फोकस एनवायरमेंट में है, तो वो हेरिडिटी के यानी जेनेटिक फैक्टर पे बस आपने लगाया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो एक काम करते हैं, सेफ हो जाते हैं, ऑल ऑफ द अबव लगा दो। नए क्वेश्चन देखते ही ढेर हो जाते हो। हाँ, ऑल ऑफ द अबव क्यों होगा भाई? साइकोलॉजिकल फैक्टर पे फोकस नहीं करेगा, क्यों? वो तो साइकोलॉजिकल फैक्टर तो एनवायरमेंट का हिस्सा है, और एनवायरमेंट को वो महत्वपूर्ण मान रहा है, तो क्यों नहीं करेगा भाई? इमोशनल फैक्टर को नहीं, तो इमोशंस भी आपके एनवायरमेंट से काफी हद तक प्रभावित होते हैं, तो ऐसा थोड़ी है। या इमोशंस तो यहाँ पे वैसे भी एक साइड आप चूज नहीं कर पाएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव तो बनता ही नहीं। अगर ये साइकोलॉजिकली गलत हो गया था पूरी तरह से, एक बार को इमोशंस को चलो मैं इंक्लूड भी कर लूं, तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता था। तो जो व्यक्ति ये कह रहा है कि एनवायरमेंट का रोल ज्यादा है, इसका मतलब वो हेरिडिटी को इग्नोर कर रहा है, जैसे वाइगॉस्की करते हैं, वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं काफी हद तक, हेरिडिटी को, जबकि प्याजे नहीं करते ऐसा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आज के लिए आखिरी सवाल। Which one of the following is true about the role of heredity and environment in the development of a child? एक बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सी बात सत्य है? बताइए। The relative contributions of peers and genes are not additive. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप सब गलती करेंगे। साथियों और जीनों का, एक तो ये हिंदी जो है हमारे टाइपिस्ट जी को बहुत ही ज्यादा हम क्रेडिट देंगे इसके लिए, है ना, मैं एक बार देखती भी हूँ बट ये गड़बड़ हो गई है। साथियों और जीन्स कह लीजिए आप, या आनुवांशिक कारक कह लीजिए, है ना, इसको जीन्स ऐसे लिखेंगे। जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। या फिर हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर, क्यों नहीं करते भाई? करते हैं। अब प्रोपेंसिटी इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट व्हाइल एक्चुअल डेवलपमेंट रिक्वायर्स हेरिडिटी, भाई दोनों चाहिए, ऐसा थोड़ी डेवलपमेंट में मतलब हेरिडिटी ही चाहिए। बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूट 50% ईच इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि 50% की भूमिका होती है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की। डी कह रहे हैं 45% लोग, और मैंने आपको क्लियरली बताया, आज भी बैच में बता रही थी, और शायद यूट्यूब पे भी पुराने वीडियोस अगर आपने देखे होंगे, हेरिडिटी और एनवायरमेंट को आप ये नहीं कह सकते कि 50% हेरिडिटी की भूमिका है, 50 एनवायरमेंट की, ऐसे नहीं होता। ये एडिटिव नहीं है, सिर्फ एक ही बात सही है। और पता है कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? मुश्किल से 13%, सिर्फ 14%, 13% लोग सही जवाब दे रहे हैं। 51% लोग गलत दे रहे हैं, 32% लोग भी सी कह रहे हैं, 51% लोग डी कह रहे हैं, यानी 81% लोग गलत जवाब दे रहे हैं, और 81 में 3 और जोड़ लो आप, 84% लोग। मतलब कमाल कर दिया यार। अब बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आपको पता लग गया कि गलत दे रहे हो। देखो, तो यहां पे आंसर होगा द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ पीयर्स एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव, यानी साथियों का, साथी किसका उदाहरण है? एनवायरमेंट का, है ना। एनवायरमेंट और जेनेटिक मेकअप का योगदान संभव नहीं है, यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट को जोड़ नहीं सकते हैं हम। ये इसमें शेल टाइपिंग मिस्टेक होगी, एनवायरमेंट लिखना चाहिए था यहाँ पे, पीयर्स भी लिख दिया तब भी। हम हेरिडिटी और एनवायरमेंट को जोड़ नहीं सकते, एडिटिव नहीं होता, मल्टीप्लिकेटिव होता है, प्रोडक्ट हैं आप हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, एडिशन नहीं है। 2 और 2 4 नहीं है, 50 + 50 100 नहीं है डेवलपमेंट, बल्कि किसी क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी में एनवायरमेंट ज्यादा रोल प्ले करेगा। जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट की जब अभी हम बात कर रहे थे क्वेश्चन में, तो वहां एनवायरमेंट का रोल बहुत ज्यादा है। अगर एजुकेशन की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, तो एनवायरमेंट का रोल ज्यादा है। वहीं आपकी अगर हम इंटेलिजेंस की, यानी आपके बुद्धि की बात करें, आपके टेम्परामेंट की बात करें, आपके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, आपके आंखों के रंग की बात करें, अगर आपके बालों के टाइप की बात करें, आपकी आवाज की बात करें, तो वहां हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुछ एरियाज में, कुछ क्षेत्र में आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वहीं दूसरे क्षेत्र में एनवायरमेंट यानी पर्यावरण ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये प्रोडक्ट है, आप इसको गुणनफल कहेंगे कि विकास, जो आपका विकास है वो गुणनफल है आनुवांशिकता और वातावरण का, ना कि वो योग है, जोड़ नहीं है। और गुणनफल में आप देखिएगा हेरिडिटी और एनवायरमेंट अगर आपने यहां लिखा है, ये नहीं कह सकते 50% ये 50 ये, तो फिर तो गुणनफल होकर 2500 बन जाएगा, है ना, 100 तो बनेगा ही नहीं फिर। तो अगर हम देखें ये, तो ये बात गलत है कि 50% हेरिडिटी और 50%, देखिए कहने में वो बात समझने के लिए है कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का इक्वल रोल है या महत्वपूर्ण है दोनों ही। इक्वल भी कहना गलत होगा कि महत्वपूर्ण है दोनों, लेकिन वो प्रोडक्ट हैं, एडिशन संभव नहीं है, ये एडिटिव होते ही नहीं है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
ये केवीएस के लेवल का क्वेश्चन है या ये बाकी जगहों का क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज तो आपको नहीं लगेगी, बट इस तरह से पूछा जा चुका है ना। ऐसा नहीं कि केवीएस का क्वेश्चन उठा के करा दिया है आपको, बट इस टोन पे क्वेश्चन, एडिटिव पे